तो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब स्टडी चैनल में। आज हम लोग मानव रक्त पर आधारित यानी ह्यूमन ब्लड पर बेस्ड बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो सभी परीक्षा के लिए उपयोगी है। आप किसी भी परीक्षा में बैठिए, इस जो हमारा ये वीडियो है जो इसमें हम अभी आपको एमसीक्यू करवाने वाले हैं, इस एमसीक्यू से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। जो सारा हम ह्यूमन ब्लड का पूरा क्वेश्चन का हम एमसीक्यू करवाने जा रहे हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक इसमें बने रहेंगे और बारीकी से इसका अध्ययन करेंगे। एक आपका किसी भी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पक्का इससे आना है। तो चलिए, और इसमें लगातार एकदम कंटिन्यूअस सुपर फास्ट की तरह सिर्फ एमसीक्यू करवाएंगे हम, आप लोग बने रहेंगे। तो चलिए, समय न देर करते हुए सीधी बात, नो बकवास। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि मानव रक्त जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त की मात्रा का कुल वजन कितने प्रतिशत होता है? रक्त की मात्रा कुल वजन का कितने प्रतिशत होता है? तो ये होता है 7%। किसी भी मनुष्य का में रक्त जो है, ब्लड जो है, उसका वजन का 7% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.1 की 7.4 की 8.4 की 3.5। तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त के पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त क्या है? अम्लीय है, उदासीन है कि क्षारीय है कि इनमें से कोई नहीं? तो जिसका पीएच मान 7 होता है वह न्यूट्रल होता है। 7 से ज्यादा, जिसका पीएच मान 7 से क्या हो, ज्यादा होगा, वो जो आपको बेस होते हैं, क्षारीय होते हैं। और जिनका पीएच मान 7 से कम होगा वे एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो चूंकि ब्लड का पीएच मान 7.4 है यानी 7 से ज़्यादा है, इसके कारण रक्त जो है हमारा क्षारीय होता है, बेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोलता है कि मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? तो मानव शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर ब्लड होते हैं, मिनिमम 5 लीटर, या किसी में ज़्यादा ब्लड होगा तो 6 लीटर। तो 5 से 6 लीटर मानव शरीर में ब्लड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? समान होता है, आधा लीटर कम होता है कि आधा लीटर ज़्यादा होता है कि दोगुना होता है? तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त आधा लीटर कम होता है। महिला में ½ लीटर ब्लड कम होता है कंपेरिजन टू मैन, पुरुष की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी की एंथ्रोलॉजी? तो रक्त के अध्ययन को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को कहा जाता है हेमेटोलॉजी, जो ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोलता है कि रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो पूरा फॉर्मेशन होता है ब्लड का, उसको क्या बोलते हैं? हिमोपोइसिस, हिपेरिन की थ्रोम्बोसिस की बिटोमिनोलॉजी? रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को हिमोपोइसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के कितने भाग होते हैं? तो रक्त के 2 भाग होते हैं। एक होता है आपका प्लाज्मा और एक होता है कनिकाएं, कार्पल्स, कनिकाएं, जिसको सेल कोशिका भी बोलते हैं। और ये कार्पल्स जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिसको बिम्बाणु बोलते हैं। तो ऐसे मुख्यतः ब्लड का 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा और कनिकाएं। आंसर इसका बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को अगर निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? अगर प्लाज्मा में से हम फाइब्रिनोजेन को बाहर निकाल देंगे तो शेष जो प्लाज्मा बच जाएगा उसको सीरम बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि रक्त से अगर आरबीसी को बाहर निकाल दिया जाए, अगर हम ब्लड से आरबीसी को बाहर निकाल दें तो जो शेष भाग बचेगा उसके क्या बोलते हैं? तो शेष भाग जो बचता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? यानी लाल रक्त रुधिर कणिकाएं जो होती हैं उसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। पूरा शरीर में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कार्य कौन करता है? तो आरबीसी करता है। आगे हम लोग देखेंगे, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अगर आप लोग शुरू से अंत तक क्लास करेंगे, आप लोग बने रहेंगे तो ह्यूमन ब्लड यानी मानव रक्त से एक भी आपको ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है और आपको हर एक ऑब्जेक्टिव जो भी कंसेप्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव बना दिए हैं। इस प्रकार से आपको अगर बढ़िया से पढ़ेंगे तो ह्यूमन रक्त का थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो आप थोड़ा लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारा भी मन बढ़ता रहे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये हम ताकि आपको इससे फायदा मिल रहा है हम इस पर और काम करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, कि हृदय में, कि यकृत में, कि अग्नाशय में? तो हम आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आरबीसी कहिए चाहे डब्ल्यूबीसी कहिए चाहे प्लेटलेट्स कहिए, इसको बिंबाणु बोलते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं या लाल रुधिर कणिकाएं, ये तीनों का निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। चाहे आरबीसी के निर्माण पूछेगा अस्थि मज्जा बोलेंगे, डब्ल्यूबीसी अस्थि मज्जा, प्लेटलेट अस्थि मज्जा। तो इसका आंसर कौन होने वाला है? अस्थि मज्जा। लाल मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट जो है आपका डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं का वैज्ञानिक नाम है, और थ्रोम्बोसाइट जो है आपको प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम होता है। यहाँ पर आपको चूंकि पूछा था कि आरबीसी के वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इरिथ्रोसाइट, आंसर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है कि आरबीसी की खोज किसने की थी या किसने की है या किसने की है? तो आरबीसी की खोज करने वाले लाल रुधिर कणिकाओं की खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया था। ऑप्शन बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम मानव रक्त से एमसीक्यू झड़ी लगाने वाले हैं, बने रहिएगा। समय न देर करते हम काफ़ी स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि हमको सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाना है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? प्लाज्मा का रंग लाल होता है कि हल्का पीला होता है कि नीला होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो प्लाज्मा का रंग होता है हल्का पीला। अरे या कभी कहीं पीला भी मिलेगा आप लोग को, तो यह ठीक है, कहीं पीला भी मिलेगा। और ये प्लाज्मा का रंग पीला किसके कारण होता है? तो बिलिरुबिन, बिलिरुबिन जो है एक प्रकार का वर्णक होता है, इस बिलिरुबिन के चलते प्लाज्मा का रंग जो है पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ आ ही गया प्रश्न, प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है? तो अभी हम लोग चर्चा किए कि प्लाज्मा का रंग पीला जो है बिलिरुबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। दो हड्डियों के बीच में जो गैप होता है वहीं पर जो है आरबीसी का निर्माण होता है, अस्थि मज्जा इसी को बोलते हैं। और यहीं पर क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। लेकिन भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में न होकर यकृत में होगा। वीवीआई क्वेश्चन है, काफी वीवीआई। अगर आपसे कहे कि भ्रूणावस्था में, अगर आपसे कहे कि भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो एक लाइन में जवाब देंगे हम लोग यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है?
तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल वही 3 से 5 दिन, और प्लेटलेट्स का जीवन काल 8 से 10 दिन, माने 1 से 2 सप्ताह के कहीं मिलेगा आप लोग को। यहाँ पर प्रश्न पूछा था कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो जवाब देंगे ए 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ होता है, आरबीसी कहाँ नष्ट होते हैं? तो आरबीसी पलिहा में भी नष्ट होता है, स्प्लीन में भी नष्ट होता है, और लीवर में भी आरबीसी का विनाश होता है, इसलिए इसके आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं, पलिहा को कि स्प्लीन? देखिए तो पलिहा का ही इंग्लिश स्प्लीन होता है, समझ गए? तो आरबीसी का कब्रगाह ये दोनों है, पलिहा भी और स्प्लीन भी, एक ही चीज है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में ब्लड बैंक, मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है, स्प्लीन को कि पलिहा को कि तीली को कि उपयुक्त सभी को? तो ये एक ही नाम है, स्प्लीन पलिहा तीली तीनों एक है, इसलिए मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी तीनों, कोई भी ऑप्शन एग्जाम में दे सकता है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? तो पहाड़ों पर जाने से आरबीसी जो है हमारा बढ़ जाता है, और सोते वक्त आरबीसी हमारा घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? अभी अभी हम बात किए कि सोते वक्त आरबीसी जो है हमारा कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के जो है मदद करता है। अगर यही यहाँ पर विटामिन न पूछकर तत्व पूछता कि कौन सा तत्व है जो रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है, तो वो तत्व कैल्शियम है। अगर यही पूछता कि कौन सा प्रोटीन है जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है, तो फाइब्रोनोजेन है, फाइब्रोनोजेन है। आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर, हॉपकिंस, गोल्डस्टीन, ये फ्लेमिंग। तो रक्त समूह खोज करने वाला वैज्ञानिक नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आप लोग से कि आरएच फैक्टर की खोज किसने की? आरएच फैक्टर की खोज किसने की? तो इसका आरएच फैक्टर ये जो है रिशस नामक बंदर, उसमें इसका खोज हुआ था सबसे पहले मंकी में, और इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम कार्ल लैंडस्टीनर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है? मतलब किस ब्लड ग्रुप के जो आदमी होंगे वो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है एबी को। एबी ब्लड ग्रुप का आदमी को कोई भी आदमी ब्लड दे सकता है और ये ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एबी रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है, क्योंकि? तो एबी रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। लोग जानते हैं कि एंटीजन दो होता है, ए और बी, और एंटीबॉडी भी ए और बी दो होता है। तो एबी रक्त समूह में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होने के कारण ये क्या होता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल जो है रक्त समूह क्या कहलाता है? सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। तो डोनर की बात करेगा तो जो ब्लड ग्रुप ओ है यूनिवर्सल डोनर है। ई किसी भी, क्योंकि ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ए बी और ओ, तो ओ वाला जो है चारों को ब्लड दे सकता है, और ए बी जो है चारों से ब्लड ले सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है क्योंकि? तो रक्त समूह जो ओ है यूनिवर्सल डोनर क्यों कहलाता है?
इसलिए कि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ओ क्या होता है हमको यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ क्या होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। और ए बी क्या है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ए बी वाला में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, ओ वाला में एंटीजन नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी बीपी के बारे में बात कर रहा है कि कितना होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब जो होता है वो 120/80 होता है mm। Hg का मतलब यहाँ पर मरकरी होता है। Hg का मतलब मरकरी है, तो 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है आपसे कि आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है। आरबीसी की कमी से कौन सी रोग होता है। तो आरबीसी की कमी से रोग एनीमिया होता है कि एड्स होता है कि रतौंधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आरबीसी की कमी से हमें अरक्तता एनीमिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रक्त में, बहुत वीवीआई प्रश्न है, रक्त में वीवीआई रक्त का कह रहा है आपसे कि रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है। यानी आरबीसी की संख्या और डब्ल्यूबीसी में संख्या का अनुपात पूछा है। तो चूंकि हम जानते हैं कि संख्या में आरबीसी का मान संख्या ज़्यादा होता है और डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होता है, इसलिए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में संख्या का अनुपात होता है 6:1। आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है। तो मानव शरीर में किस अंग में, कॉर्निया में कि हृदय में कि फेफड़ा में, यकृत में। तो इसका सही परम सत्य उत्तर होगा कॉर्निया। मानव शरीर में कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता है। कॉर्निया जो है यहाँ का बाहर वाला लेयर होता है, और चूंकि तब इसमें ऑक्सीजन कहाँ से इसको मिलता है, तो ये कॉर्निया जो है वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। इसलिए मानव शरीर में कॉर्निया, आँख का जो कॉर्निया भाग होता है उसमें रक्त नहीं पाया जाता है, खून नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है या जाता है या मापा जाता है कि आखिर हमारे शरीर में आरबीसी कितना है, लाल रुधिर कणिकाएं कितने हैं। तो इसको नापने वाला यंत्र है हीमोसाइटोमीटर। क्या नाम है? हीमोसाइटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तदाब यानी बीपी, बीपी किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। स्फेग्नोमैनोमीटर कि हीमोसाइटोमीटर कि अमीटर कि पोटेंशियोमीटर। देखिए इसके द्वारा तो हमारे हीमोसाइटोमीटर के द्वारा हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या मापी जाती है, और स्फेग्नोमीटर के द्वारा हमारे शरीर में बीपी मापा जाता है। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो हम लोग बात किए कि आरबीसी का नाम है वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट। इसका आंसर होगा बी, ल्यूकोसाइट। और थ्रोम्बोसाइट जो है ये आपका प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 120 दिन ई आरबीसी का जीवन काल होता है। तो हमसे डब्ल्यूसी का जीवन काल पूछा है, तो 2 से 5 दिन, ऐसे 3 से 4 दिन भी कहीं मिलेगा। और प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 8 से 10 दिन या कहीं 1 से 2 हफ्ता तक मिलेगा। तो प्रश्न में पूछा था हमसे कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, इसलिए इसका आंसर सी होगा 2 से 5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के रक्त में सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है। हम लोग जानते हैं कि डब्ल्यूसी 5 प्रकार के होते हैं मानव शरीर में। उसमें पूछ रहा है कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी किसकी पाई जाती, कौन संख्या में कौन पाया जाता है। न्यूट्रोफिल्स की मोनोसाइट की लिम्फोसाइट की बेसोफिल्स। तो मानव शरीर के रक्त में सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी जो पाया जाता है
वो है न्यूट्रोफिल्स, इसकी संख्या ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि मानव शरीर के रक्त में सबसे कम WBC कौन सी पाई जाती है? सबसे कम WBC कौन सी पाई जाती है? न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट कि बेसोफिल्स? तो मानव शरीर में सबसे कम WBC पाया जाता है बेसोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी WBC कौन है? आकार में, अब साइज की बात करने लगा, उस समय संख्या की बात कर रहा था, अब बोल रहा है कि साइज के आधार पर मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रुधिर कणिकाएं कौन है? न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट कि बेसोफिल्स? तो साइज के आधार पर सबसे बड़ा जो होता है मोनोसाइट होता है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी WBC कौन है? यानी साइज में छोटा WBC कौन होता है? न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट कि लिम्फोसाइट कि बेसोफिल्स? जवाब देंगे, इसका जवाब होगा लिम्फोसाइट। साइज में सबसे छोटा WBC लिम्फोसाइट है। अगला प्रश्न है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है? हम लोग जानते हैं इस WBC को, श्वेत रुधिर कणिकाओं को हम लोग शरीर का, बॉडी का प्रहरी कहते हैं। तो रोगों से लड़ने का प्रतिरोध क्षमता WBC देता है, और वो भी WBC में कौन? ल्यूकोसाइट। इसलिए आंसर दोनों होगा, WBC भी और ल्यूकोसाइट भी। ऑप्शन सी दोनों यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? बेसोफिल्स कि न्यूट्रोफिल्स कि मोनोसाइट कि लिम्फोसाइट? तो बताइए आप लोग, जो एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा जो है आपको काम करेगा? तो एनर्जी से निपटने के लिए जो WBC कार्य करता है वो है बेसोफिल्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम MCQ ह्यूमन यानी रक्त से संबंधित हम MCQ का झड़ी लगा देने वाले हैं। आप इसको कर लेने के बाद एक भी ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड कोई भी MCQ आपका न रह जाएगा, इसलिए आप स्किप न करेंगे। सेशन को शुरू से अंत तक आप बना के पैशन से देखिए, और इसके बाद आप लोग हमको लास्ट में जवाब भी देंगे कि आप लोग टोटल MCQ में कितना प्रश्न को खुद से सही किए हैं। क्योंकि ये टॉपिक भी आप लोग को क्लास में बहुत अच्छा से पढ़ा दिया गया है, ब्लड टॉपिक, इसीलिए हम इस पर MCQ करवा रहे हैं। तो देखिए, सवाल है, जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? यानी बैक्टीरिया से निपटने के लिए, लड़ने के लिए हमारा कौन सा WBC कार्य करता है? न्यूट्रोफिल्स कि बेसोफिल्स कि मोनोसाइट कि लिम्फोसाइट? तो बैक्टीरिया से लड़ने के लिए जो हमारा कार्य करता है वो है WBC न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? प्रोटोजोआ और वायरस से निपटने के लिए कौन सा श्वेत रुधिर कणिकाएं कार्य करते हैं? इसका जवाब होगा एसिनोफिल्स। कौन होगा? एसिनोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के रक्त में WBC की कमी को क्या कहते हैं? अगर श्वेत रुधिर कणिकाएं अगर कम हो जाए हमारे शरीर में तो उसकी कमी को क्या कहते हैं? ल्यूकोपिनिया कि ल्यूकेमिया कि थ्रोम्बोसिस कि इनमें से कोई नहीं? तो WBC की कमी को हम लोग कहते हैं ल्यूकोपिनिया, कमी को पिनिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने को क्या कहते हैं? अगर WBC की मात्रा बढ़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? तो WBC के कमी को बोलते हैं ल्यूकोपिनिया, यहाँ बढ़ने को कहेंगे हम लोग ल्यूकेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने से कौन सी बीमारी हो जाए?
यानी अगर श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या हमारे शरीर में अगर बहुत प्लस प्लस माने काफ़ी बढ़ जाए तो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो अगर WBC की ज़्यादा अधिकता हो जाए तो हमारे शरीर में ब्लड कैंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ब्लड कैंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट यानी बिम्बाणु, बिम्बाणु का वैज्ञानिक नाम क्या है? कह रहा है कि प्लेटलेट यानी बिम्बाणु का वैज्ञानिक नाम क्या है? हम लोग जानते हैं कि एरिथ्रोसाइट आरबीसी का साइंटिफिक नेम है, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नाम है, तो बिम्बाणु का आपका थ्रोम्बोसाइट हो जाएगा। साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा कि प्लेटलेट्स बिम्बाणु का निर्माण कहाँ होता है? हम लोग जानते हैं कि चाहे आरबीसी कहे, चाहे डब्ल्यूबीसी कहे या प्लेटलेट्स यानी बिम्बाणु कहे, इस सब का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। बोन, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोन मैरो। अस्थि मज्जा को इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो, और वहीं पर इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि प्लेटलेट्स बिम्बाणु का जीवन काल क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि 120 दिन जीवन काल होता है आरबीसी का, रेड ब्लड कर्पल्स का यानी लाल रुधिर कणिकाओं का, और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 3 से 4 दिन या 2 से 5 दिन, और तो प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 8 से 10 दिन। इसका आंसर सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट्स यानी बिम्बाणु की संख्या बढ़ना क्या कहलाता है? अगर हमारे शरीर में अचानक प्लेटलेट्स ज़्यादा बढ़ जाए तो उसकी बढ़ना संख्या क्या कहलाता है? प्रश्न यही पूछ रहा है कि बिम्बाणुओं की संख्या बढ़ना क्या कहलाता है? हिपेरिन, प्लेटलेट्स की थ्रोम्बोब्लास्टिक? तो बिम्बाणुओं की संख्या बढ़ना थ्रोम्बोब्लास्टिक, ऑप्शन ए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संख्या के हिसाब से कौन सा सही है? यानी आपको नंबर पर बताना है, साइज नहीं, संख्या। तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा संख्या पाया जाता है आरबीसी का, और इसके बाद संख्या पाया जाता है प्लेटलेट्स का, और तब डब्ल्यूबीसी का। यानी संख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या है, इसके बाद प्लेटलेट्स की संख्या है, और इसके बाद डब्ल्यूबीसी की संख्या है। इसका आंसर बी होगा, संख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से आकार यानी साइज के आधार पर कौन सा क्रम सही है? तो साइज में उल्टा होता है। साइज में डब्ल्यूबीसी का साइज बड़ा होता है सबसे, इसके बाद प्लेटलेट्स का साइज होता है, तब जाके आरबीसी के साइज होता है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी बड़ा, इसके बाद प्लेटलेट्स, तब जाके आरबीसी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोशिका कौन है? मानव रक्त में सबसे ज़्यादा, रक्त में 3 कोशिका पाया जाता है, कौन कौन? आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, और प्लेटलेट्स पाया जाता है। तो कह रहा है कि मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, मैंने संख्या में पूछ रहा है कि संख्या में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि संख्या में सबसे ज़्यादा आरबीसी पाया जाता है। इसका आंसर आरबीसी होगा, और सबसे बड़ा कहता तो डब्ल्यूबीसी होता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि मानव रक्त में सबसे कम पाया जाने वाला कोशिका कौन है? तो हम लोग अभी बात किए कि संख्या में सबसे ज़्यादा मानव रक्त में आरबीसी पाया जाता है, इसके बाद प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, इसके बाद डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं। तो मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला कोशिका कौन हो जाएगा? डब्ल्यूबीसी। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अब यहाँ पर साइज के आधार पर पूछने लगा, सबसे बड़ा कोशिका। तो मानव रक्त में कोशिका 3 गो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो साइज के आधार पर कहेगा तो डब्ल्यूबीसी क्या होता है? सबसे बड़ा होता है साइज में, इसके बाद प्लेटलेट्स का आकार होता है, और तब आरबीसी का आकार होता है। तो प्रश्न में पूछा है कि आकार के आधार पर मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन होगा?
WBC होगा, इसलिए इसका आंसर कौन होगा? बी आंसर होगा, WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? वही साइज के आधार पर पूछ रहा है। तो साइज के आधार पर अभी हम लोग बात किए कि सबसे बड़ा है WBC, इसके बाद है प्लेटलेट्स और तब जाके आपका है RBC। तो साइज के आधार पर छोटी कोशिका पूछेगा तो जवाब होगा ए, RBC। क्या होगा? RBC। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकरोच का रंग, रक्त का रंग कैसा होता है? यानी काकरोच का जो ब्लड होता है वो किस कलर का होता है? तो काकरोच का जो रंग, ब्लड का रंग होता है वो सफेद होता है। क्या होता है? सफेद होता है, जो ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि काकरोच का रक्त का रंग सफेद किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन कि हीमोलिम्फ की थ्रोम्बोसिस। हम लोग जानते हैं कि मानव का रक्त जो लाल होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यहाँ पर प्रश्न आपसे ये पूछा है कि काकरोच का रंग जो सफेद होता है वो किसके कारण होता है? तो ये बी, हीमोलिम्फ के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोलिम्फ के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि ऑक्टोपस का रक्त यानी रंग, रक्त का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस का, तो ऑक्टोपस का रक्त का जो है रंग जो होता है वो नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोग से कि मनुष्य का रक्त का रंग लाल किस कारण होता है? तो अभी हम लोग बात की कि मनुष्य का रक्त का जो लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि रक्त के थक्का यानी ब्लड क्लोटिंग जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन है? अब प्रोटीन की बात करने लगा। उससे पहले आपसे पूछा था कि ब्लड का क्लोटिंग में किस विटामिन का मदद करता है? तो विटामिन के। अब कह रहा है कि ब्लड क्लोटिंग में किस प्रोटीन मदद करता है? इसमें होगा फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन जो है ब्लड को जमाने में शरीर में मदद करता है। ठीक है ना, ब्लड जमाने में मदद करता है। और अगर यही पूछे कौन सा तत्व है जो ब्लड को जमाने में मदद करता है तो जवाब होगा कैल्शियम। इसलिए ध्यान देना है, इन्हें कि ब्लड क्लोटिंग देखेंगे विटामिन के मार देंगे, देखेंगे कि कह क्या रहा है। विटामिन पूछेगा तो के बोलेंगे बताएंगे, प्रोटीन पूछेगा तो फाइब्रोनोजेन बताएंगे, तत्व पूछेगा तो कैल्शियम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है? हमारे शरीर में देखिए, तो जैसी अगर कहीं कटता है तो कटने के बाद जो है ब्लड बाहर वहाँ तुरंत जमता है कि ब्लड सब बाहर ना निकल जाए। लेकिन आप देखते हो कि जब ब्लड बाहर निकलने से तुरंत जम जाता है तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्यों नहीं जमता है? तो हमारे शरीर के अंदर जो है शरीर ब्लड इसलिए नहीं जमता है, किसके कारण नहीं जमता है? इसका सही जवाब होगा हिपेरिन, शरीर के अंदर ब्लड को नहीं जमने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? तो हम लोग पीछे बात किए कि चाहे एंटीबॉडी हो चाहे एंटीजन हो, दोनों दो प्रकार के होते हैं, ए और बी। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? अभी हम लोग बात किए कि एंटीबॉडी हो चाहे एंटीजन, दोनों दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WBC का निर्माण कहाँ होता है? फिर वही प्रश्न हम लोग बार बार बात किए कि चाहे RBC हो चाहे WBC हो चाहे प्लेटलेट्स, इस सब का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका भी आंसर क्या होगा? बी होगा, अस्थि मज्जा, बोन मैरो। कहाँ होगा? बोन मैरो में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जो है नेचुरली जो है नहीं, माने कृत्रिम रूप से अगर रक्त को अगर शुद्ध करना होगा, ब्लड को प्यूरिफाई करना होगा तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया ब्लड डायलिसिस कहते हैं। आंसर कौन होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं? ब्लड ग्रुप के बारे में बात करने लगा, जिसकी खोज किसने किया था? कार्ल स्टीनर ने किया था, स्टीनर ने किया था। और ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ए, बी, AB और O, जिसमें AB जो है
सर्वग्राही है, ओ है, ओ है, ये सर्वदाता है। ये सर्वग्राही इसलिए है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। अभी यूनिवर्सल डोनर इसलिए है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। तो मनुष्य के रक्त में कितने समूह पाए जाते हैं? मनुष्य के ब्लड ग्रुप 4 गो होते हैं। आंसर आपका डी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? कह रहा है कि किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? बताइए, कोई एंटीजन किस रुधिर वर्ग में नहीं पाया जाता है? ए में, कि बी में, कि ए बी में, कि ओ में? हम लोग जानते हैं कि कोई एंटीजन ब्लड ग्रुप ओ में नहीं पाया जाता है। एंटीजन इसीलिए कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसीलिए ब्लड ग्रुप ओ को हम लोग यूनिवर्सल जो है डोनर कहते हैं। ये सर्वदाता है, किसी भी ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं? तो दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। तो किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं? तो ए बी में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं और कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ए बी में है दोनों एंटीजन पाया जाता है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। जबकि ओ में है कि दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, एंटीबॉडी पाए जाते हैं और एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। ये सब बात हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तुरंत आ गया। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? एबी में। एबी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? तुरंत सवाल आ गया। दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं ओ में, आंसर डी। नहीं पाए जाते हैं दोनों एंटीबॉडी ए बी में। नेक्स्ट प्रश्न, आप लोग ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड पूरा हमारा यूट्यूब पर वीडियो भी डाला हुआ है, आप वहां से पहले पूरा इसका थ्योरी के क्लास देख लेंगे। इसके बाद आप इसमें ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो और मजा आएगा। समय अगर कम है तो डायरेक्ट आप लोग ऑब्जेक्टिव लगाइए, ज़्यादा है तो आप ह्यूमन ब्लड से एक हमारा पूरा थ्योरी यानी बेसिक पढ़ाया गया है, वहाँ से आप ब्लड चैप्टर का पूरा पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, इसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाइए। एक भी प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होगा, काफ़ी डीपली पढ़ाया हुआ है। और नहीं तो फिर आप ऑब्जेक्टिव देखिए। रक्त में कितना प्लाज्मा पाया जाता है? हमारे रक्त में प्लाज्मा जो है ये आपको पाए जाते हैं 60%। रक्त में प्लाज्मा कितना पाया जाता है? 60% रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि रक्त में धातु कौन सा पाया जाता है? देखिए, तो रक्त में धातु पाया जाता है लोहा, फेरस, ठीक है। लेकिन रक्त में बहुत कम मात्रा में सोना भी पाया जाता है। इसलिए अगर कहीं लोहा और सोना दोनों ऑप्शन में है तो हम लोग दोनों आंसर करेंगे। बहुत कम मात्रा में सोना पाया जाता है, और अगर सोना ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हम लोग लोहा आंसर करेंगे, क्योंकि रक्त में तो लोहा पाया ही जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर रक्त में सोना भी पाया जाता है। समझ गए? तो इसलिए जब दोनों ऑप्शन में है तो इसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रक्त जमाने में किस तत्व की भूमिका होती है? फिर से आगे यहाँ पर तत्व की बात करने लगा। विटामिन कहता तो के होता, प्रोटीन कहता तो फाइब्रोनोजेन होता, और चूंकि यहाँ पर तत्व के बारे में कह रहा है तो रक्त को जमाने में तत्व जो मदद करता है वो है कैल्शियम। आंसर बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का ये अंतिम प्रश्न है, आप लोग कैसा लगा रहा हमारा सेशन, कैसा लगा हमारा क्लास, जरूर अपनी प्रतिक्रिया के रूप में दें। इतनी सारी आप लोग के लिए मेहनत की जाती है और आप लोग देखते हैं और बिना कोई जवाब दिए, बिना अपना प्यार दिए आप लोग चले जाते हैं। तो ये आप ऐसा नहीं करेंगे, जरूर अपना प्यार सुझाव जरूर देंगे। आज का हमारा ब्लड टॉपिक से अंतिम प्रश्न है कि अस्थिमज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? यानी जो बोन मैरो में भी किस टिश्यू से, उस टिश्यू का नाम बताना है जिससे ब्लड का फॉर्मेशन होता है, रक्त का निर्माण होता है। यानी बोन मैरो के किस टिश्यू से ब्लड का निर्माण होता है? इसका सही जवाब होगा हीमेटोपोइटिक।
हीमेटोपोइटिक टिश्यू से हमारे अस्थि मज्जा में, इस टिश्यू से अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है। तो ओके दोस्तों, अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन भी दबा के रखिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए ताकि और दोस्त भी इससे लाभान्वित हो सके। और धन्यवाद।